नमस्कार, स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल पीकेज़ एडुटेरिया में। हमने जो बीए प्रोग्राम सेकेंड ईयर यानी थर्ड सेमेस्टर की जो हिंदी की यूनिट 1 की शुरुआत करी थी, आज हम उसके पार्ट 5 के बारे में चर्चा करेंगे। पार्ट 5 के अंतर्गत हम उपन्यास के तत्वों के बारे में जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। उपन्यास के निर्माण में विभिन्न तत्व कार्य करते हैं। इन तत्वों के बिना उपन्यास अधूरा सा लगता है और वास्तव में इनके बिना अधूरा भी होता है। मुख्यतः उपन्यास के ये आधार बिंदु होते हैं। सामान्यतः उपन्यास के 6 तत्व हमारे सामने आते हैं, जिनमें से एक के भी ना होने पर उपन्यास अधूरा सा रह जाता है। ये 6 तत्व उपन्यास की आधार भूमि या उसके बेस का कार्य करते हैं या उसकी नींव का कार्य करते हैं। तो जो उपन्यास के 6 तत्व हमारे सामने आते हैं वे कुछ इस प्रकार हैं। पहला तत्व हमारे सामने है कथा वस्तु अथवा कथानक अथवा विषय वस्तु। दूसरा हमारे सामने है पात्र और चरित्र चित्रण। तीसरा हमारे सामने है कथोपकथन अथवा संवाद योजना। चौथा हमारे सामने देशकाल वातावरण अथवा परिवेश। पांचवा हमारे सामने भाषा शैली तथा छठा एवं अंतिम हमारे सामने जीवन दर्शन अथवा उद्देश्य आता है। तो मुख्यतः ये 6 तत्व हमारे सामने आते हैं, जिनके बारे में हम विस्तार से जानेंगे। तत्वों को हम किताबी भाषा में नहीं पढ़ेंगे, बल्कि हम इनको एक साधारण, सरल एवं स्पष्ट भाषा में जानेंगे, जिससे हमें इनको ताउम्र याद रखने में आसानी होगी। तो चलिए इनको एक साधारण, स्पष्ट एवं सरल भाषा में तथा कम समय में इनको जानें। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हमारे सामने उपन्यास का तत्व आता है कथानक अथवा कथा वस्तु अथवा विषय वस्तु। उपन्यास में जिस घटना का वर्णन किया जाता है उसे कथा वस्तु कहते हैं। इस विधा में घटना का विस्तार से वर्णन किया जाता है। तो उपन्यास में जो पहले घटनाएं होती हैं, जो उपन्यास के शरीर का निर्माण करती हैं, घटनाएं जिस अंश में संपादित की जाती हैं उसे कथा वस्तु कहते हैं। यह उपन्यास का प्रथम एवं मूल तत्व होता है। कथावस्तु में उपन्यास में वर्णित घटनाओं का वह संग्रह है जिस पर उपन्यास का ढांचा हम खड़ा करते हैं। अच्छे कथानक में मौलिकता, कौशल, संभावना, सुसंगठितता एवं रोचकता के गुण आवश्यक हैं। इन गुणों से युक्त उपन्यास श्रेष्ठ उपन्यास कहलाता है। अगर हम कथावस्तु, कथानक या विषय वस्तु को एक साधारण शब्दों में स्पष्ट करें तो उपन्यास रचने के लिए कोई न कोई विषय वस्तु हम लेंगे और उसके आसपास ही उपन्यास लिखेंगे। उपन्यास कैसे शुरू होता है, उपन्यास कैसे आगे बढ़ता है, उपन्यास कैसे विस्तार से फैलता है, उपन्यास कैसे रोचकता प्रस्तुत करता है, तीव्र गति से आगे बढ़ता है और क्रमबद्ध घटना को प्रस्तुत करता है तथा अंत में कैसे अपनी समाप्ति के कगार तक पहुंच जाता है, ये सब कथा वस्तु, कथानक, विषय वस्तु के अंतर्गत आता है। जैसे कि हमारे सिलेबस में गबन उपन्यास लगा हुआ है, तो गबन उपन्यास का कथानक 2 भागों में बटा हुआ है, जिसमें पहला भाग प्रयाग का है तथा दूसरा भाग कलकत्ता का हमारे सामने आता है। तो हमने कथानक, कथावस्तु या विषय वस्तु के बारे में बिल्कुल साधारण एवं स्पष्ट भाषा में जाना। अब हम उपन्यास के दूसरे तत्व यानी पात्र योजना अथवा चरित्र चित्रण के बारे में जानेंगे। चरित्र चित्रण उपन्यास का महत्वपूर्ण अंग है, यानी उपन्यास में जिन पात्रों के माध्यम से घटना को प्रस्तुत किया जाता है वे पात्र हमारे सामने इस तत्व के अंतर्गत आते हैं, जिसमें पात्र के चरित्र की, उसके अंदर और बाहर दोनों व्यक्तित्वों को प्रस्तुत किया जाता है। मानव चरित्र का विश्लेषण पात्रों के सजीव, स्वाभाविक और सहज रूप के अनुसार होने चाहिए, जिससे वे न अलौकिक दिखाई पड़े और न ही बिल्कुल साधारण दिखाई पड़े, जिससे पाठक वर्ग को लगे कि पात्र उसके आसपास के जीवन का ही है। आप जब हिंदी के अच्छे उपन्यासों का अध्ययन करेंगे तो पाएंगे कि किसी उपन्यास में पात्र किसी वर्ग के प्रतिनिधि के रूप में प्रस्तुत किए गए हैं। जैसे प्रेमचंद के ही पात्र वर्ग विशेष का प्रतिनिधित्व करते हैं। उदाहरण के लिए गोदान का पात्र होरी भारतीय किसान वर्ग का प्रतिनिधित्व करता है। जैनेन्द्र के उपन्यासों में पात्रों का अंतर्द्वंद्व को विशेष स्थान दिया गया। इन पात्रों के चरित्र की विशेषताओं का विस्तार दिया गया है। जिस उपन्यास में मानव के सूक्ष्म मनोभाव को नियंत्रित किया जा सकता है उसके पात्र वास्तविक लगते हैं। और चरित्र चित्रण के लिए कई प्रकार की विधि अपनाता है। प्रथम तो वह पात्र द्वारा किए जाने वाले कार्यों द्वारा उसका चरित्र उजागर करता है। कभी पात्र अपने बारे में सोचता है, इससे भी उसका चरित्र स्पष्ट होता है।
एक पात्र दूसरे पात्र को कुछ कहता है, वह भी पात्र के चरित्र चित्रण में सहायक होता है। कभी कभी लेखक स्वयं भी पात्रों के चरित्रों को उजागर करता है। अगर हम चरित्रों पर प्रकाश डालें तो इसके कई प्रकार हमारे सामने आते हैं, जिसमें व्यक्तिगत पात्र, प्रतिनिधि पात्र, व्यक्ति प्रधान पात्र, स्थिर पात्र और परिवर्तनशील पात्र हमारे सामने आते हैं। और अगर पात्रों के चरित्र चित्रण की विधियां हम देखें तो उसमें दो विधियां हमारे सामने आती हैं, जिसमें प्रत्यक्ष चित्रण हमारे सामने होता है तथा दूसरा अप्रत्यक्ष चित्रण हमारे सामने होता है। अगर हम साधारण शब्दों में तो उपन्यास में कई बार अधिक पात्र मिलते हैं, कई बार गिने चुने पात्र हमें मिलते हैं। तो जब उपन्यास में अधिक पात्र दर्शाए जाते हैं तो ऐसा प्रतीत न हो कि खिचड़ी सी बन गई हो, यानी सब आपस में मिल गए हो, जिनको याद रखना कठिन होता है। कौन नायक है और कौन नायिका है इसका भी पता नहीं चल पाएगा। तो उपन्यासकार के लिए पात्र योजना, चरित्र चित्रण एक महत्वपूर्ण बिंदु है, ताकि पाठक वर्ग पात्रों को समझ सके और उसकी रोचकता बनी रहे। पात्रों के अंतर्गत हमारे सामने दो पात्र आते हैं, जिसमें मुख्य पात्र और गौण पात्र होते हैं। अगर हम अपने सिलेबस से रिलेटेड गबन उपन्यास को लें तो उसमें मुख्य पात्र हमारे सामने जालपा और रमा आते हैं, और गौण पात्र या अन्य पात्रों में हमारे सामने रतन, जोहरा, दीनदयाल, दयानाथ, इस तरीके से बहुत सारे हमारे सामने आते हैं। पात्र योजना और चरित्र चित्रण को भी हमने बिल्कुल साधारण भाषा में जाना। अब हम उपन्यास के तीसरे तत्व यानी कथोपकथन अथवा संवाद योजना के बारे में जानेंगे। उपन्यास के पात्र जिस पारस्परिक वार्तालाप के द्वारा कथा वस्तु को आगे बढ़ाते हैं और अपने चरित्र को प्रकाशित करते हैं, उसे कथोपकथन या संवाद योजना कहा जाता है। कथोपकथन के भी दो भेद हमारे सामने होते हैं, जिसमें पहला कथा वस्तु का विस्तार होता है तथा दूसरा चरित्र चित्रण होता है। साधारण शब्दों में अगर हम कहें तो कथोपकथन अथवा संवाद योजना उपन्यास के कई पात्रों की आपसी वार्तालाप को साधारण शब्दों में प्रस्तुत किया जाता है। कई बार छोटे छोटे वाक्यों के द्वारा प्रस्तुत किया जाता है, ताकि पाठक वर्ग को पढ़ने में कोई मुश्किल ना हो, उन्हें आसानी से समझ में आ जाए। उदाहरण के लिए गबन उपन्यास में जालपा, रमा, दयानाथ, दीनदयाल, इन सब की जो वार्तालाप चल रही है उसको हम बड़ी आसानी से उनके माध्यम से समझ सकते हैं, उनके कथोपकथन को हम समझ सकते हैं। इसके पश्चात हमारे सामने चौथा तत्व आता है देशकाल वातावरण अथवा परिवेश, जहाँ देश से अभिप्राय स्थान से है और काल से अभिप्राय युग विशेष से है। पात्र अपने कार्यकलाप से जो स्थिति बनाते हैं वह वातावरण है। अतः देशकाल वातावरण अथवा परिवेश व्यक्ति के निर्माण में बहुत सहायक है। देशकाल वातावरण के अंतर्गत आचार विचार, रीति रिवाज, रहन सहन और राजनीतिक तथा सामाजिक परिस्थितियों का वर्णन आ जाता है। इसी प्रकार प्रकृति की भावानुकूल पृष्ठभूमि यथार्थता का आभास देने एवं भावों को उदित करने तथा उपन्यास में रोचकता लाने में वातावरण काफी सहायक होता है। परिवेश का अर्थ है देशकाल, अर्थात उपन्यास में वर्णित घटनाओं का संबंध किस समय और किस स्थान से है। बातों की जानकारी परिवेश के अंतर्गत दी जाती है। लेखक को उस काल, उस स्थान की जानकारी होनी चाहिए जिस काल और स्थान को वह अपनी रचना में लेता है। यदि लेखक बिना जानकारी के परिवेश का वर्णन करता है तो उससे रचना में अस्वाभाविकता का समावेश हो जाएगा, अर्थात कथा में बनावटीपन झलकेगा। यदि लेखक ने ग्रामीण जीवन को रचना का आधार बनाया है तो उसे ग्रामीण जीवन के परिवेश के यथार्थ का ज्ञान होना चाहिए। जब तक वह उस परिवेश का सूक्ष्मता से अध्ययन नहीं कर लेता, अर्थात जानकारी प्राप्त नहीं कर लेता, तब तक यथार्थ चित्रण नहीं कर सकता। अगर वह ग्रामीण चित्रण कर रहा है तो उनके घर, गलियां, चौपाल, खेत खलिहान, लोगों के रहन सहन, खान पान, पहनावा, रीति रिवाज, अनुष्ठान, पशुधन आदि की पूर्ण जानकारी के बाद ही लेखक ग्रामीण जीवन को सच्चे अर्थ में अपनी रचना के माध्यम से प्रस्तुत कर सकता है। इसी प्रकार लेखक यदि शहर के जीवन को कथानक का आधार बनाता है तो लेखक को उन सारी बातों का ज्ञान होना चाहिए जो शहरी जीवन से जुड़ा हुआ है। कथानक का संबंध किसी काल और समय विशेष से जुड़ा होता है। लेखक को काल की सही जानकारी होनी चाहिए। उदाहरण के लिए कथा किसी काल विशेष से जुड़ी है तो उस काल की विशेषताओं की जानकारी आवश्यक है। लेखक यदि गुप्त काल और मुगल काल से जुड़ा हुआ कथानक लेता है तो इन कालों की जानकारी होनी चाहिए और उसी के अनुकूल परिवेश का चित्रण जरूरी है। कथानक का परिवेश जितना स्वाभाविक एवं यथार्थपरक होगा, उपन्यास उतना ही विश्वसनीय और यथार्थ नजर आएगा।
अगर हम साधारण शब्दों में कहें तो कौन सा समय है, किस समय की बात कर रहे हैं और कैसा वहाँ का परिवेश है, ये तीनों चीज़ें इसमें रखी जाती हैं। पात्र कहाँ का है, कैसी भाषा का इस्तेमाल कर रहा है, क्या कर रहा है, क्यों कर रहा है, आदि तत्व इसके अंतर्गत आते हैं। गबन उपन्यास की अगर हम बात करें तो उसका समय 1931 का समय है। तो 1931 के समय में जो महिलाओं की स्थिति थी उसको दर्शाया गया, जो पुरुषों की स्थिति थी उसको दर्शाया गया है, उनके समाज की स्थिति को दर्शाया गया है। वहाँ पर जो जन आंदोलन चल रहे थे, जो भ्रष्टाचार चल रहे थे, उनको दर्शाया गया है। तो ये सब परिवेश के अंतर्गत ही हमारे सामने आते हैं। इस अगला महत्वपूर्ण तत्व हमारे सामने आता है भाषा शैली। भाषा शैली उपन्यास का सबसे महत्वपूर्ण तत्व बनकर हमारे सामने आता है। भाषा शैली उपन्यास का सबसे महत्वपूर्ण तत्व बनकर हमारे सामने आती है क्योंकि लेखक अगर कथानक सोचेगा, पात्र योजना सोचेगा, देशकाल सोचेगा, कथोपकथन सोचेगा, उद्देश्य सोचेगा, ये सब तो उसने सोच लिया। इसके बारे में हम तभी जान पाएंगे जब वह अपनी भाषा के माध्यम से, अपनी भाषा की शैली के माध्यम से उसे लिखकर हमारे सामने प्रस्तुत करेगा। तो इस प्रकार भाषा शैली उपन्यास में एक अलग और महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। पात्र की शिक्षा, संस्कृति और मानसिक धरातल के अनुरूप भाषा होनी चाहिए। भाषा शैली को संरचना शिल्प भी कहा जाता है। संरचना शिल्प से तात्पर्य है उपन्यास की शैली किस प्रकार की है, उपन्यास की भाषा किस प्रकार की है, उपन्यास का संवाद किस प्रकार का है, कि भाषा किस प्रकार की है, यानी वह सांकेतिक भाषा है, मुहावरेदार भाषा है, लोकोक्ति की भाषा है, तत्सम तद्भव की भाषा है, अलंकार की भाषा है, रस की भाषा आदि किस प्रकार की भाषा है, ये हमारे सामने आता है। और शैली के अंतर्गत वह किस शैली में लिखा गया है यह हमारे सामने आता है, यानी वह प्रश्नोत्तर शैली में लिखा गया है, या डायरी शैली में लिखा गया है, या संवाद शैली में लिखा गया है, या एकालाप शैली में लिखा गया है, या पत्र शैली में लिखा गया है, आदि शैलियाँ हमारे सामने आती हैं। तो अतः भाषा में प्राण तभी आते हैं जब उसमें ये सभी जो चीज़ें मैंने अभी बताई हैं, ये सभी चीज़ें उसमें शामिल हों। भाषा पाठक वर्ग के मन में जिज्ञासा उत्पन्न करती है, तो यह भी एक महत्वपूर्ण तत्व के रूप में हमारे सामने आते हैं, जिसके बिना उपन्यास आधारहीन हो जाता है, क्योंकि भाषा शैली के माध्यम से ही उपन्यासकार अपनी बात को पाठक वर्ग के सामने प्रस्तुत करता है। स्पष्टता होनी चाहिए, भाषा सरल होनी चाहिए, जिससे पाठक वर्ग को उसे समझने में आसानी हो। के पश्चात अंतिम तत्व हमारे सामने आता है जीवन दर्शन अथवा उद्देश्य अथवा प्रतिपाद्य। प्रतिपाद्य का अर्थ भी उद्देश्य ही है। उपन्यास में क्या कहा गया है और क्यों कहा गया है, उसी को उद्देश्य कहा जाता है। उपन्यास के प्रतिपाद्य को समझने के लिए सबसे पहले यह आवश्यक है कि हम उपन्यास को ठीक से समझें, उसके बाद ही उसके निहित संदेश को पहचानें। उस संदेश का सामाजिक और साहित्यिक मूल्यांकन करने के बाद ही हम जान सकते हैं कि लेखक ने रचना के माध्यम से जो संदेश हमें दिया है वह कितना उचित है। कुछ उपन्यास उत्कृष्ट उपन्यास मनोरंजन के साथ साथ एक विशेष उद्देश्य लेकर चलते हैं। उपन्यास का उद्देश्य किसी एक उपदेश, भाषण या व्याख्यान के रूप में अभिव्यक्त नहीं होता, बल्कि संपूर्ण उपन्यास में विभिन्न सूक्तियों और वाक्यों में विकीर्ण रहता है। उपन्यासकार को यह ध्यान रखना चाहिए कि जीवन दर्शन परोक्ष रूप से व्यंजित हो, जिससे कि स्वाभाविकता में बाधा न पड़े। एक प्रकार से उपन्यास का उद्देश्य मानव मन के गहनतम स्तरों की व्याख्या करता हो, यानी उपन्यास केवल मनोरंजन के लिए नहीं लिखा जाना चाहिए, उसमें उसका कुछ उद्देश्य भी होना चाहिए, जिससे अगर पाठक वर्ग उसे पढ़े तो उससे कुछ न कुछ उसे शिक्षा मिले, उसमें कुछ सुधार हो। इस तरीके से वह होना चाहिए। केवल एक तरीके से ये नहीं होना चाहिए कि मैंने एंटरटेनमेंट के लिए यह पढ़ा, इसमें सिर्फ एंटरटेनमेंट की चीज़ें ही थी, मेरा टाइम वेस्ट हो गया, इस तरीके से वो नहीं होना चाहिए। साधारण शब्दों में अगर हम कहें तो उद्देश्य हर उपन्यास को लिखने के पीछे साधारण शब्दों में अगर हम उद्देश्य को डिफाइन करें तो हर उपन्यास को लिखने के पीछे उपन्यासकार का कोई न कोई मुख्य उद्देश्य जरूर होता है, जिसके साथ साथ वह अन्य छोटे उद्देश्य को भी लेकर चलता है। यानी एक मेन उद्देश्य के साथ साथ अन्य सब उद्देश्य भी या छोटे छोटे उद्देश्य उसके साथ चलते रहते हैं। जैसे कि तो रचनाकार के लिए
तो रचनाकार के लिए यह आवश्यक है कि वह कोई न कोई उद्देश्य साथ लेकर चले, ताकि पाठक वर्ग मनोरंजन के साथ साथ कुछ अच्छी बातें भी ग्रहण कर सके। अगर हम एग्जाम्पल लें फिर से गबन उपन्यास का, तो उसमें स्त्री के गहनों के प्रति प्रेम तो उसमें मेन उद्देश्य में स्त्री का गहनों के प्रति प्रेम गबन की स्थिति तक, तो उसमें मुख्य उद्देश्य के साथ साथ मुख्य उद्देश्य यानी स्त्री का गहनों के प्रति प्रेम कैसे गबन की स्थिति तक पति को ले जाता है, इसके साथ साथ अन्य सब उद्देश्य भी आए हैं, जिसमें इस मुख्य उद्देश्य के साथ साथ अन्य छोटे या सब उद्देश्य दर्शाए गए हैं, जिसमें जालपा का बचपन में खिलोए, जिसमें छोटे उद्देश्यों में जैसे जालपा का बचपन में खिलौनों के, जिसमें जालपा का बचपन में खिलौनों की बजाय गहनों से खेलना, बाल विवाह, केवल पुरुषों का विधवा विवाह, बाल विवाह, जिसमें छोटे उद्देश्यों में जैसे जालपा का बचपन में खिलौनों की बजाय गहनों के प्रति ज़्यादा प्रेम होना, चंद्रहार पाने की जिज्ञासा होना, अनमेल विवाह हो गया, अनमेल विवाह, भ्रष्टाचार, इस तरीके से अन्य उसके गौण उद्देश्य हमें दिखाई देते हैं। तो इस तरीके से हमने उपन्यास के तत्वों के बारे में जाना। निष्कर्ष के रूप में अगर हम कहें तो उपन्यास के निर्माण में 6 तत्व प्रमुख रूप से कार्य करते हैं, जिनके बिना उपन्यास अधूरा सा लगता है, जो उपन्यास के शरीर का निर्माण करती है। घटनाएं उपन्यास में पहले घटनाएं होती हैं जो उपन्यास के शरीर का निर्माण करती हैं। घटनाएं जिस अंश में संपादित की जाती हैं उन्हें कथावस्तु कहते हैं। कथावस्तु घटनाओं और मनुष्य पर आश्रित होती हैं जो पात्र कहलाते हैं। पात्रों का वार्तालाप कथोपकथन कहलाता है। पात्रों के आसपास की परिस्थितियाँ, वातावरण, देश काल को वातावरण में वर्णित किया जाता है। उपन्यास का सृजन किसी आदर्श को लेकर किया जाता है जो उद्देश्य कहलाता है। उपन्यास वर्णन की विशिष्ट पद्धति शैली कहलाती है। तो इस तरीके से हमने उपन्यास के तत्वों को विस्तार से और सरल भाषा में जाना। तो अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।